हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 14 के स्टार्ट में ली गोंग मुजियो से कहता है क्योंकि मैं तुम्हें मिलने के लिए आया हूँ। ये बात मुजियो इग्नोर कर देती है और पूछती है क्या आपने यहाँ पर अपने लिए कोई होटल बुक किया है। तो ली गोंग कहता है कि मेरी सुबह इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मैं फ्लाइट लेकर वापस बीजिंग जा रहा हूँ। ली गोंग ने अपना सूप खत्म कर लिया होता है और अब ये जाने लगता है। मुजियो जाते हुए ली गोंग को शुक्रिया कहती है। ली गोंग को यहाँ पर ही एक टैक्सी मिल जाती है। ये फिर मुड़कर मुजियो की तरफ देखता है। ये टैक्सी के ड्राइवर को कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए मेरे यहीं पर इंतजार करो। ली गोंग मुजियो के पास वापस आता है तो मुजियो कहती है कि क्या आप कुछ भूल गए हैं। तो ली गोंग कहता है कि मैं तुमसे एक जरूरी बात करने के लिए आया था। फिर ये दोनों बात करने के लिए बैठ जाते हैं। ली गोंग कहता है कि मुजियो तुम एक बहुत ही काबिल और ज़हीन लड़की हो और इसलिए तुम्हें इस बात का मतलब पता होना चाहिए जब मैंने कहा कि मैं इतनी लेट सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। पहली बात ये कि मेरी डाइवोर्स हो चुकी है और अभी मैं सिंगल हूँ। डाइवोर्स के बाद मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी लेकिन हम लोगों का ब्रेकअप हो गया। मैं अपनी 40s में हूँ और मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि हम कुछ चीजों को फोर्स करके अपनी जिंदगी में नहीं ला सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स रखने लगा हूँ उसको रिजेक्ट कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मुझे कुछ कहने लगती है लेकिन ली गोंग कहता है कि तुम उस दिन जानती थी कि मैं सीढ़ियों में मौजूद हूँ और तुमने मेरे लिए गाना गाया था। असल में उस दिन मेरे इन्वेस्टर्स मुझ पर प्रेशर डालने के लिए आए थे कि अगर मैंने टावर की कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू ना की तो वो अपने पैसे निकाल लेंगे, लेकिन उनकी बात मानने का मतलब ये था कि मैं और मिस्टर मू दोनों हार जाएंगे और इसका नतीजा ये होना था कि डॉन टावर कभी बनता ही नहीं और ये एक फेल प्रोजेक्ट बनकर रह जाता। उस दिन मेरा किसी का भी सामना करने का दिल नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं उस अंधेरे में आकर बैठ गया था। लेकिन तुम्हारा गाना सुनकर मुझे बहुत ही सुकून महसूस हुआ। मुझे वो कहती कि मैंने उस दिन आपको परेशान देखा था, इसलिए मैंने आपकी रिलैक्स होने में थोड़ी मदद की थी। ली गोंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी मदद ही की थी। उस दिन तुम्हारे फोन की रोशनी मेरे लिए ऐसे थी जैसे मेरे अंधेरे की जिंदगी में उजाला आ गया हो। इसी वजह से मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता हूँ। मुझे ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रही होती है। ली गोंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुझे कई दफा रिजेक्ट किया है। तुम्हें अपने ऊपर बहुत गर्व है और मुझे तुम्हारी ये चीज बहुत पसंद है। और जब भी मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए देखता हूँ तो मेरे चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ जाती है। हर कोई चाहता है कि उनकी जिंदगी में कोई ऐसा हो जिसके साथ से आपको मन की शांति मिले। मुझे कुछ कहने लगती तो ली गोंग कहता है कि मैं पहले अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास ऐसे बहुत से कारण हैं जिससे तुम खुद को ये तसल्ली दे सकती हो कि तुम्हें मेरे साथ क्यों नहीं होना चाहिए। ली गोंग कहता है कि जब आदमी अपनी 40s में पहुँच जाता है तो उसका वक्त भी उतना ही कीमती होता है कि जितना कि तुम्हारी जवानी का वक्त है। इसीलिए मैं कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहता तुम्हारे साथ जिसके बाद तुम्हें ये लगे कि मैंने अपना वक्त जाया किया है। इसलिए मैं तुम्हारी विनती करता हूँ कि तुम मेरे बारे में सोचो और हमारे रिलेशनशिप को सीरियसली लो। मुझे बहुत ही कंफ्यूज दिखाई दे रही होती है। इसे समझ ही नहीं आता ये क्या कहे और इसके बाद ली गोंग यहाँ से चला जाता है। मुझे हॉस्पिटल में ही सो गई होती है और सुबह यहाँ पर टियान रोंग आती है। टियान रोंग इसके पास आकर बैठ जाती है तो मुझे की आँख खुल जाती है। टियान रोंग अपने बैग से पैसे निकालती और कहती है कि ये तुम्हारे पैसे हैं जो तुमने मुझे दिए थे और ये 30,000 यॉन एक्स्ट्रा भी देती है कि इन पैसों से तुम अपनी मॉम की सर्जरी करवा सकती हो। मुझे टियान रोंग से कहती है कि तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आए। टियान रोंग इसको कहती है कि मैंने अपना अपार्टमेंट बेच दिया है। मुझे वो कहती है कि तुम हर मसले को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेती हो, लेकिन अब मैं ये पैसे नहीं ले सकती क्योंकि मेरी मॉम की सर्जरी हो गई है। टियान रोंग कहती है कि तुम्हारी मॉम तो सर्जरी नहीं करवाने वाली थी, फिर उन्होंने इतनी जल्दी अपना माइंड कैसे चेंज कर लिया। मुझे कहती है कि ये एक लंबी कहानी है। मुझे टियान रोंग को सारी बात बता देती है। टियान रोंग को तो ये सुनकर यकीन ही नहीं आ रहा होता। ये मुझे से कहती है कि मेरा कान खींचो, क्या वाकई में ये कंपनी के सीईओ ने तुमसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की हैं? तुम्हें तो उसको हाँ बोल देना चाहिए। मुझे कहती कि मुझे नहीं पता, मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ। मुझे टियान रोंग मुझे की मॉम को घर लेकर आ जाती हैं और मुझे की मॉम पहले से बहुत बेहतर हो गई होती हैं। ये लोग घर पर आकर खाना खाते हैं जिसको ये काफी इंजॉय करते हैं। आज सुबह मुझे बीजिंग के लिए निकल गई होती है। रास्ते में इसकी मॉम की कॉल आती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे बैग में सारे पैसे रख दिए हैं। मुझे कहती है कि मॉम आपको मुझे ये पैसे वापस नहीं करने चाहिए। तो मॉम कहती है कि अब तुम्हें भी अपने लिए बीजिंग में एक अपार्टमेंट खरीद लेना चाहिए क्योंकि तुम वहाँ पर काम करती हो और वहीं पर अपनी जिंदगी गुजारने वाली हो। मुझे बताती है कि जब मैं बीजिंग वापस आ गई थी तो उस साल टियान रोंग बहुत बिजी हो गई थी अपने काम में। मैंने भी मॉम के दिए हुए 100,000 यॉन रख लिए थे, लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं था कि मैं अपना घर कहाँ पर खरीदने वाली हूँ। आज मुझे अपनी मॉम को उनका हाल पूछने के लिए कॉल करती तो मॉम कहती कि क्या तुमने अपने लिए कोई अपार्टमेंट देखा है।
मुझे कहती कि मैंने घर देखे तो हैं, लेकिन अब उनकी कीमत बहुत ज्यादा हो गई है। मॉम कहती कि सभी यही कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में घरों की कीमतें और ऊपर जाएंगी, इसलिए तुम्हें इंतजार किए बगैर जो घर पसंद आता है वो खरीद लेना चाहिए। आज मुजिया कुछ डॉक्यूमेंट्स पर ली गोंग के साइन करवाने के लिए आई होती है, तो इसकी असिस्टेंट बताती है कि ली गोंग काम के सिलसिले में बाहर के मुल्क गया हुआ है, तुम मुझे ये डॉक्यूमेंट्स दे दो, मैं जनरल मैनेजर से पूछ लूंगी कि क्या वो तुम्हारे लिए इसको साइन कर सकते हैं या नहीं। मुजिया इसके असिस्टेंट को डॉक्यूमेंट्स दे देती है। अब्रॉड में ली गोंग ने एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट साइन कर लिया होता है। ली गोंग कहते हैं कि तुम लिन चो को बता दो कि हमारा ये केस भी वही हैंडल करेगी। ली गोंग मुजिया के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि इसने अभी तक ली गोंग को कोई भी जवाब नहीं दिया होता। ये इसे कॉल करने लगता है लेकिन नहीं करता। मुजिया और टियान रुंग किसी बात पर मजाक कर रही होती है कि मुजिया को लिन चो की कॉल आती है और ये टियान रुंग को कहती है कि एक इमरजेंसी है, इसलिए मुझे अभी काम पर जाना होगा। मुजिया लिन चो के घर पर पहुँचती है तो लिन चो बहुत ही परेशान दिखाई दे रही होती है। मुझे लिन चो से पूछती है कि क्या हुआ है। लिन चो कहती है कि आज तुम मुझे अपनी बॉस नहीं समझना, आज हम दोनों एक दूसरे को दोस्त की तरह ट्रीट करेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक नाकाम औरत हूँ? तो मुझे कहती कि नहीं। तो लिन चो कहती है कि जिस फैमिली के लिए मैंने इतनी मेहनत की है वो आज मेरे साथ नहीं है और इस बड़े से घर में मैं अकेली रह रही हूँ। अब हमें पास्ट में दिखाया जाता है लिन चो अपने एक्स हस्बैंड को कॉल करती है कि वो इसके बेटे को घर भेज दे, लेकिन इसका एक्स हस्बैंड कहता है कि हमारा बेटा अभी ब्लॉक से खेल रहा है और वो घर वापस नहीं आना चाहता है, और अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम खुद अपने बेटे से बात कर सकती हो। लेकिन लिन चो का बेटा कहता है कि मैं आज घर वापस नहीं आना चाहता हूँ। फोन स्पीकर पर ही होता है और ये सुन रही होती है कि मेरा बेटा अपनी सौतेली माँ के साथ भी एंजॉय कर रहा है। मुझे कहती है कि डाओ सिर्फ आज ही रात घर नहीं आया है, वो कल सुबह जरूर आ जाएगा। लिन चो कहती कि बात ये नहीं है, मैंने फोन पर खुद सुना था कि डाओ मेरे बगैर भी मजाक कर रहा है, यानी कि उसको मेरी जरूरत नहीं है। लिन चो बहुत ही इमोशनल हो गई होती है, कहती है कि लोग पता नहीं क्यों अपनी बातों से फिर जाते हैं। जब मैंने और मेरे एक्स हस्बैंड ने शादी की थी तो हमने इस बात का फैसला कर लिया था कि मैं काम करूंगी और मेरा एक्स हस्बैंड फैमिली और घर का ख्याल रखेगा। मैं इतने साल अपनी फैमिली के लिए मेहनत करती रही, लेकिन बाद में मुझे क्या पता चला कि मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है। और मेरे मन में बस एक ही सवाल आता है कि मेहनत करने वाले लोग हमेशा अकेले क्यों रह जाते हैं और धोखा देने वाले लोग अपनी जिंदगी मजे से गुजार रहे हैं। मुझे ये बात जाननी है कि मैंने ऐसा क्या गलत किया है जो मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। मुझे कहती कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बाज दफा जिंदगी में आप जितना ऊपर जाते हैं तो इस सफर में बहुत सारे लोग आपका साथ छोड़ जाते हैं और आप अकेले रह जाते हैं। लिन चो कहती कि मुझे अकेले होने से डर नहीं लगता, लेकिन इस बात से जरूर लगता है कि मेरे मरने के बाद मुझे कोई भी याद करने वाला नहीं होगा और मैं इस तरह ही अकेली मर जाऊंगी। मुझे कहती कि तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें कोई भी मसला हो तो मैं तुम्हारे लिए कभी भी किसी भी वक्त आ सकती हूँ। मुजिया फिर लिन चो को बेड पर लेटाकर खुद यहाँ से चली जाती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 14 खत्म हो जाती है।